फिल्म द टेम्पल की कहानी 2017 में रिलीज हुई थी। इसमें 3 अमेरिकन लोग जापान के पहाड़ी इलाके में एक पुराना मंदिर खोजने जाते हैं। कहानी की शुरुआत एक जंगल से होती है, जहां पुलिस किसी को ढूंढने आई है। उन्हें वहां जली हुई लकड़ी और एक कैमरा मिलता है। एक महिला पुलिस ऑफिसर मंदिर में जाती है और वहां उसे एक किताब मिलती है, जिसमें से कुछ खून टपक रहा होता है। यह देखकर वह चिल्लाती है और सीन कट हो जाता है। इसके बाद हम एक अस्पताल में प्रोफेसर रियो और उसके ट्रांसलेटर इटको को देखते हैं। वहां एक आदमी आता है जिसकी हालत बहुत खराब होती है। उसका चेहरा एक प्लास्टिक बैग से ढका होता है, क्योंकि उसका चेहरा बुरी तरह से जख्मी होता है। प्रोफेसर उससे पूछते हैं कि वह कौन है, लेकिन वह आदमी कोई जवाब नहीं देता। जब प्रोफेसर उसे बताती है कि वह सुरक्षित है, तो वह पूछता है कि वह कहाँ है। प्रोफेसर एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक लड़की कैट अपने नए कैमरे के बारे में बता रही होती है। वह जापान जाने की तैयारी कर रही होती है, अपने दोस्त और बॉयफ्रेंड के साथ। कैट कहती है कि उसके दोस्त को थोड़ी बहुत जापानी आती। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू हियरपोरा। केट के दोस्त का नाम क्रिस है। हाल ही में उसके भाई की मौत हुई थी, इसलिए केट ने उसे अपनी यात्रा पर बुलाया। इसके पीछे एक और कारण है। केट एक रिसर्च पेपर लिख रही है, जिसमें वह अलग अलग धर्मों की जानकारी इकट्ठा कर रही है। इसलिए वह जापान के बुद्ध मंदिरों की तस्वीरें लेना चाहती है। वीडियो खत्म होने के बाद प्रोफेसर उस घायल आदमी से पूछती हैं कि क्या वह कैट को जानता है। उसे देखकर वह बहुत डर जाता है। फिर वह प्रोफेसर से सवाल करने लगता है कि उन्हें यह वीडियो कहाँ से मिली। इसके बाद घायल आदमी अपनी कहानी बताता है, जो एक राज बन जाता है। कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं: कैट, जेम्स और क्रिस। कैट और क्रिस जापान आए हैं, और कैट का बॉयफ्रेंड जेम्स दूसरी फ्लाइट से आ रहा था। कैट और क्रिस पहले से अच्छे दोस्त थे, इसलिए कैट बहुत खुश थी कि वे फिर मिल रहे हैं। एक लंबी उड़ान के बाद वे एक होटल पहुंचते हैं, जहां जेम्स पहले से उनका इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर आराम करने के बाद वे जापान की सड़कों पर घूमने निकलते हैं। क्रिस कैट की वीडियो और तस्वीरें ले रहा होता है, जिससे जेम्स को अच्छा नहीं लगता। इसलिए कैट वापस जाकर जेम्स को समझाती है कि क्रिस सिर्फ उसका अच्छा दोस्त है और उन्हें जलन नहीं होनी चाहिए। अगले दिन वे अपना सामान पैक करते हैं और ट्रेन से यात्रा पर निकल जाते हैं। ट्रेन में जेम्स क्रिस को बताता है कि उसने जापानी कैसे सीखी और वह और कैट कितने पुराने दोस्त हैं। केट अपने बैग से एक चीज निकालकर पूछती है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। क्रिस बताता है कि वे उसके बारे में बात कर रहे हैं। रात के लिए ये लोग एक कमरे में रुकते हैं। वहां क्रिस केट से कहता है कि उसे उनके साथ रहना अजीब लग रहा है और उसे और जेम्स को थोड़ा समय चाहिए। केट समझाती है कि यह सिर्फ एक रात की बात है, और अंत में क्रिस मान जाता है। अगले दिन जब ये लोग घूमने निकलते हैं, तो वे एक पुरानी दुकान में जाते हैं, जहां जापानी आर्टिफैक्ट्स और पुराना सामान दिखता है। वहां कैट को एक किताब दी जाती है, जिसका नाम फॉक टेल है, यानी यहाँ की लोकल कहानियां। जब केट ने किताब खोली, तो उसमें एक खूबसूरत मंदिर की तस्वीर थी। वह क्रिस को बुलाकर पूछती है। क्रिस बताता है कि यह जर्नल लगता है और इसमें एक ट्रिक्स्टर का जिक्र है, जो आधी औरत और आधी लोमड़ी होती है। कैट पूछती है कि क्या वे इस जगह को ढूंढ सकते हैं। क्रिस कहता है, हाँ, क्यों नहीं। जब वे उस जर्नल को खरीदने की कोशिश करते हैं, तो दुकान की मालिक का चेहरा बदल जाता है। वह पूछती है कि यह किताब उन्हें कहाँ मिली। वह बताती है कि यह अच्छी किताब नहीं है और वह इसे बेचना नहीं चाहती। इसके बाद वह अपनी दुकान बंद कर देती है। ये लोग बाहर आकर हैरान होते हैं। केट पूछती है कि क्या उन्होंने कुछ गलत कहा, जिससे वह नाराज हो गई, लेकिन क्रिस कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। रात में क्रिस और जेम्स एक क्लब में जाते हैं, जहां जेम्स एक लड़की के साथ डांस कर रहा होता है। क्रिस उसकी वीडियो बना लेता है और फिर ताजा हवा लेने के लिए क्लब से बाहर आता है। यह क्लब उसी दुकान के करीब था, जहां उन्होंने फॉक टेल वाली किताब देखी थी। दुकान पर कोई नहीं था और दरवाजा खुला था, इसलिए क्रिस अंदर चला गया। वहां उसे वही किताब मिली जो उसने पहले देखी थी। वह जल्दी से किताब उठाता है, सोचते हुए कि कैट खुश हो जाएगी। तभी वहां एक छोटा लड़का आता है और उससे पूछता है कि वह उसकी क्या मदद कर सकता है। क्रिस पहले घबरा जाता है, लेकिन फिर मुस्कुराकर बच्चे से पूछता है कि क्या वह यहाँ काम करता है। बच्चा हाँ में जवाब देता है। क्रिस बताता है कि उसे यह किताब खरीदनी है, और बच्चा कहता है कि वह यह किताब ले जा सकता है। यह सुनकर क्रिस खुश हो जाता है और किताब लेकर दुकान से बाहर निकल आता है। फिर वह एक बार में जाता है जहां वह कुछ ड्रिंक करना चाहता है। एक आदमी उसके हाथ में किताब देखकर कहता है कि यह जगह बहुत अनलकी है।
क्रिस बताता है कि उसकी एक दोस्त मंदिर के बारे में लिख रही है और वह वहां जाना चाहती है। आदमी सलाह देता है कि जापान में कई मंदिर हैं, लेकिन वहां नहीं जाना चाहिए। बारटेंडर बताता है कि यह मंदिर उनके गांव के पास ही है, तो क्रिस उस जगह की लोकेशन नोट कर लेता है। वापस आते समय उसे कुछ अजीब चीजें दिखती है, जैसे बिना आंखों वाला एक इंसान और कुछ अजीब लोग। लेकिन जब वह अपने होटल पहुंचता है और सुबह जागता है, तो उसे लगता है कि कल रात उसने जो कुछ देखा वह सिर्फ एक बुरा सपना था। कैक ने उस जर्नल को देख लिया था और इससे वह बहुत खुश हो गई। क्रिस ने उसे बताया कि उसने उस मंदिर की जगह भी पता कर ली है। यह सुनकर कैट वहां जांचता करती है। एक औरत से पूछने पर उन्हें पता चलता है कि ऊपर पहाड़ी पर रात बिताने के लिए जगह मिल सकती है। उनके रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी आता है और पूछता है कि वे लोग कहाँ जाने वाले हैं। क्रिस, जिसे जापानी आती थी, उस मंदिर का जिक्र करता है। बुजुर्ग आदमी बताता है कि बहुत साल पहले एक लड़का उस मंदिर गया था और वह पागल हो गया। जब वह अपने गांव लौटा तो उसकी दोनों आंखें उसके हाथों में थीं। उस लड़के का नाम तोशी था। क्रिस को यह बात समझ नहीं आई और उसने अपने दोस्तों को भी नहीं बताया। वे आगे बढ़ते हैं और एक बूढ़ी औरत के घर पहुंचते हैं। वह मान जाती है कि वे वहां रात बिता सकते हैं। अंदर क्रिस एक आदमी को देखता है जिसकी आंखें नहीं थी, लेकिन शायद वह महसूस कर रहा था कि क्रिस उसे देख रहा है। रात में कैट क्रिस से पूछती है कि यह जगह कैसी है। क्रिस बताता है कि जगह अच्छी है। जब क्रिस लॉज में अकेला बैठा होता है, तो बूढ़ी औरत उसके लिए कंबल लाती है। दोनों साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं और बातें करते हैं। तब क्रिस उससे मंदिर के बारे में पूछता है। वह औरत कहती है कि जब तोशी के साथ हादसा हुआ तब से लोग मंदिर नहीं जाते। वह बताती है कि जब यह सब हुआ तब वो 17 साल की थी। औरत के जाने के बाद क्रिस वहां की तस्वीरें लेने लगता है। तभी वही बच्चा आता है जिसने उसे किताब बेची थी। क्रिस उसे देखकर हैरान होता है और पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। बच्चा बताता है कि यह उसका घर है और वह कहता है कि उसने उस मंदिर को देखा है। अगर क्रिस चाहे तो वह उसे वहां ले जा सकता है। क्रिस इसके लिए मान जाता है, लेकिन तभी बूढ़ी औरत आकर कहती है कि सोने का समय हो चुका है और बच्चा वहां से चला जाता है। वैसे ध्यान रहे कि इस गांव के कुछ बच्चे भी उस मंदिर से लापता हुए थे। रात को क्रिस तोशी से मिलता है और उससे पूछता है कि उसकी आंखों का क्या हुआ और मंदिर की कहानी क्या है। हितोशी बताता है कि काफी समय पहले कुछ बच्चे उस इलाके से गायब हो गए थे। पुलिस ने उन्हें मंदिर तक ढूंढा, जहां में उसे एक भटकता हुआ आदमी मिला। पुलिस और गांव वालों ने उससे गायब बच्चों के बारे में पूछा, लेकिन वह आदमी कुछ अजीब बातें कर रहा था और बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानता था। गांव वालों ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और उसे मार डाला। हितोशी कहता है कि हर साल लोग मोमबत्तियां जलाकर प्रार्थना करते हैं कि बच्चे वापस आ जाएं। आधी रात को एक आदमी क्रिस के कमरे का दरवाजा खोलता है, यह देखने के लिए कि क्या वह सो रहा है। जब उसने देखा कि क्रिस जाग रहा है तो वह वहां से चला जाता है। क्रिस घबराकर सबको जगाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। जेम्स क्रिस से गुस्सा होता है कि उसने सबको परेशान किया। क्रिस माफी मांगता है और सभी लोग फिर से सोने चले जाते हैं। सुबह वह लड़का उन्हें मंदिर तक ले जाता है। इस समय की कहानी में प्रोफेसर रियो पूछता है कि उन्हें मंदिर तक कौन ले गया था। घायल आदमी बताता है कि वह लड़का सेटा था। जब वे मंदिर के पास पहुंचते हैं, सेटा एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और वहां की तस्वीरें लेने लगता। तब क्रिस वहां एक मूर्ति देखता है। सेटा उनसे कहता है कि वे उस मूर्ति के सामने प्रार्थना करें। इस बीच जेम्स को वहां एक गुफा मिलती है और वह कहता है कि यह पुरानी गुफा मीलों तक फैली हुई है। जेम्स अंदर जाना चाहता है, लेकिन कैट को मंदिर जाना है। जेम्स समझाता है कि अगर वे पहले मंदिर चले गए तो शायद वे फिर से इस गुफा को नहीं ढूंढ पाएंगे। तब कैट कहती है कि वे यहाँ एक निशानी छोड़ देंगे ताकि उन्हें वापस आने का रास्ता याद रहे। इसलिए वह अपना स्कार्फ वहां एक पेड़ से बांध देती है। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक मूर्ति मिलती है जो द गी इंजन की किताब में थी। ये देखकर वे समझ जाते हैं कि मंदिर कहीं आसपास ही है। कैट उस मूर्ति को देखकर क्रिस से पूछती है। क्रिस बताता है कि इसे ट्रिकस्टर कहते हैं। यह एक शेप शिफ्टर है जो अपना रूप बदल सकता है और मंदिर की रक्षा करता है। वे आगे बढ़ते हैं, लेकिन सेटा मूर्ति के पास रुककर उसे घूरता है। फिर वह भी उनके पीछे चल पड़ता। जब वे मंदिर पहुंचते हैं, जेम्स और कैट अंदर चले जाते हैं, लेकिन क्रिस देखता है कि सेटा एक पेड़ के पीछे खड़ा है। क्रिस उसके पास जाकर पूछता है कि क्या हुआ। सेटा जमीन से एक घंटी उठाकर 2 बार बजाता है और कहता है कि अब देर हो रही है और उसकी मां उसका इंतजार कर रही होगी। क्रिस पूछता है कि क्या वह अकेले वापस जा सकता है। सेटा जवाब देता है कि हाँ, लेकिन वह उसे चेतावनी देता है कि अंधेरा होने से पहले वापस आ जाए। इसके बाद सेटा वहां से चला जाता है। कैट मंदिर के बाहर कुछ पत्थरों की तस्वीरें ले रही होती है, जबकि क्रिस अंदर मूर्तियों की वीडियो बना रहा होता है। जेम्स कहता है कि अब उन्हें जाना चाहिए क्योंकि रात में पहाड़ से उतरने में दिक्कत होगी।
कैट कहती है कि उनके पास टॉर्च है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। तभी कैट को ऐसा लगता है जैसे झाड़ियों में कुछ हो रहा है, जिससे वह घबरा जाती है और जेम्स से कहती है कि तुम सही कह रहे हो, हमें अंधेरा होने से पहले निकलना चाहिए। क्रिस अभी भी मंदिर में था। कैट और जेम्स उसे पुकारते हैं। क्रिस जवाब देता है, लेकिन अचानक एक हाथ नीचे से निकलकर उसे अंडरग्राउंड टनल में खींच लेता है। उसकी आवाज सुनकर कैट और जेम्स अंदर आते हैं और देखते हैं कि क्रिस नीचे बेहोश पड़ा हुआ। जेम्स नीचे जाकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी टांग टूट गई थी, जिससे वह चल नहीं सकता। कैट पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ। क्रिस बताता है कि अचानक नीचे से एक हाथ बाहर आया, जिसने उसे खींच लिया। सभी लोग डरे हुए थे, लेकिन अब क्रिस जख्मी था, इसलिए वे नहीं निकल सकते। जेम्स कहता है कि वे आज रात आराम करेंगे और सुबह मदद के लिए निकलेंगे। लेकिन कैट कहती है, जेम्स गुस्से में कहता है कि अगर केट के पास कोई बेहतर आइडिया है तो वह बताए, लेकिन केट कुछ नहीं कह पाती। अब वे लोग वहीं आग जलाकर मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद जेम्स पास में टहलने चला जाता है। तब केट और क्रिस अपने परिवार के बारे में बात करने लगते हैं। उनकी बातें सुनकर पता चलता है कि पहले केट और क्रिस के बीच कुछ खास रिश्ता था। क्रिस केट को बताता है कि वह प्रेग्नेंट है और यह बच्चा उनका है, जिसके बारे में जेम्स नहीं जानता। क्रिस कहती है कि वह जेम्स को यह बात बताने वाली थी और वह अबॉर्शन का सोच रही थी। तभी जेम्स वहां आकर पूछता है कि केट उसे क्या बताने वाली थी। केट घबराकर कुछ और कह देती है, लेकिन जेम्स समझ जाता है कि वह कुछ छुपा रही है। जेम्स गुस्से में अपना सामान लेकर वहां से जाने लगता है। वह कहता है, मैं सुबह मदद भेज दूंगा, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। केट उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जेम्स नहीं सुनता। जेम्स उस जगह पहुंचता है जहां उसने मूर्ति देखी थी और उसे गाली देकर आगे बढ़ जाता है। अजीब बात यह होती है कि कुछ देर बाद जेम्स फिर उसी जगह पहुंच जाता है, यानी मूर्ति के पास, जिसका मतलब है कि वह गोल गोल घूम रहा था। वहीं दूसरी तरफ केट लकड़ियां ढूंढने जंगल में जाती है ताकि आग जला सके। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो जाती है, जिससे वह रोने लगती है, क्योंकि जब से वे यहाँ आए हैं उनके साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। तभी हम देखते हैं कि केट के सामने दो बच्चे खड़े होते हैं, जिन्हें वह देख नहीं पाती। वह वापस क्रिस के पास आकर मंदिर में सो जाती है। उधर जेम्स चलते चलते फिर से उस मूर्ति के पास पहुंच जाता है, लेकिन इस बार वह मूर्ति जिंदा हो जाती है और बहुत भयानक दिखती है। जेम्स अपनी जान बचाकर भागने लगा और उसके पीछे एक डरावनी शक्ति थी। कैट और क्रिस ने भी उसकी आवाज सुनी और समझ गए कि जेम्स खतरे में है, इसलिए कैट जल्दी से उसे बचाने जाती है। क्रिस भी उसके पीछे आना चाहता था, लेकिन वह चल नहीं पाता। बाहर उसने देखा कि कुछ अजीब चीजें उसकी ओर बढ़ रही हैं, इसलिए वह तुरंत मंदिर में चला जाता है। कैट को क्रिस की टॉर्च मिलती है, जिसे फॉलो करते हुए वह उसी गुफा में पहुंचती है जहां जेम्स जाना चाहता था। यह जगह बहुत ही जटिल थी, जैसे भूल भुलैया। केट अकेली नहीं थी, वह डरावनी शक्ति भी उसका पीछा कर रही थी। थोड़ी देर बाद केट जेम्स को देख लेती है, लेकिन उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसकी आंखें निकाल दी गई थीं और उसका शरीर खून से लथपथ था। फिर भी वह जिंदा था। डर के मारे कैट वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वह वहीं फंस जाती है। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था, जिससे वह रोने लगती है। बाहर जाने का भी है। मंदिर में क्रिस बहुत परेशान था। तभी अचानक जमीन से कुछ शैतानी बच्चे बाहर आते हैं। उन्हें देखकर क्रिस डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वे बच्चे उस पर हमला कर देते हैं। अब सीन हॉस्पिटल पर आता है। यहाँ पता चलता है कि घायल इंसान दरअसल क्रिस ही है। प्रोफेसर उससे पूछता है कि कैट के साथ क्या हुआ, लेकिन क्रिस कहता है कि उसे नहीं पता। फिर क्रिस प्रोफेसर से पूछता है कि सेटा कौन था, क्योंकि ऐसा कोई बच्चा उन्हें नहीं मिला। फिर हमें फिल्म के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहां क्रिस ने उस बच्चे को देखा था। असल में वह कोई बच्चा नहीं था, यह बस एक शैतानी शक्ति थी जो क्रिस को अपने मन मुताबिक चला रही थी और उसे उस मंदिर में जाने के लिए मजबूर कर रही थी। जब बूढ़ी औरत ने कहा था कि सोने का समय हो चुका है, तो वह वास्तव में अपने कुत्ते को कह रही थी। कैट और जेम्स ने कभी भी सेटा को नहीं देखा था। प्रोफेसर क्रिस से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, जेम्स को तुमने ही मारा है। यह सुनकर क्रिस हैरान हो गया। उस रात जेम्स पर जो हमला हुआ वह कोई शैतान नहीं था, बल्कि क्रिस ही था। प्रोफेसर उस समय फोन पर बात कर रहे थे और कह रहे थे कि क्रिस सच नहीं बता रहा। तभी हम सैरा को देखते हैं, जिसकी आंखें निकाल दी गई थीं। ठीक उसी समय क्रिस भी पोजेस्ड हो जाता है। वह ट्रांसलेटर पर हमला करके उसे मारकर वहां से भाग जाता है। फिल्म के आखिरी सीन में हम बूढ़ी औरत को देखते हैं, जो उन बच्चों की तस्वीर के आगे मोमबत्तियां रखती है, जो सालों पहले गायब हुए थे, और उनमें से एक बच्चा सेटा भी था। इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। फिल्म की कहानी थोड़ी कंफ्यूजिंग है और कई सवालों के जवाब नहीं मिलते। असल में वहां एक शैतानी शक्ति थी जो उस मंदिर या उसके आसपास थी। वह डेमी बॉर्न इंसानों को मैनिपुलेट करने वाली शक्ति थी, जिसने बच्चों को मार डाला और उनकी आत्माएं वहां फंस गई। क्रिस के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अब जो कहानी हमें दिखाई गई वह बस एक दिखावा था। क्रिस पहले से ही पोजेस था। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जहां जाने से मना किया जाए वहां नहीं जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे किसी और कहानी में।